अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मथीन इज द मैथमेटिकल जीनियस। आज जैसा कि आप देख सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। थ्योरम नंबर 3 है एसवी मलिक का बुक का चैप्टर नंबर 1 थ्योरम नंबर 3। ये स्टेट करता है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है टू इंटीजर्स a and b with b greater than 0 there exists a unique integer q and r such that a is equals to bq plus r where r is somewhere between b and equals to or greater than 0। ठीक है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। थ्योरम की स्टेटमेंट में हमें पहले दो चीज़ें प्रूव करनी है। नंबर एक पे कि ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी हम दो चीज़ें प्रूव करने वाले हैं कि नंबर एक ये है कि ये दोनों की दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, नंबर दो पे जो हम चीज़ प्रूव करेंगे वो ये होगी कि ये यूनिक है। ठीक है, पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये एग्जिस्ट करती हैं और देन हम प्रूव करेंगे कि ये यूनिक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर ये चीज़ क्या है। हमें छोटी क्लास में डिवीजन सिखाई गई है कि डिवीजन कैसे है कि कोई एक इंटीजर बड़ा होता है, दूसरा स्मॉलर होता है। अगर उन दोनों को डिवाइड करना है तो जो बड़े वाला है विच इज़ ग्रेटर उससे हम डिवाइडेंड बना लें और जो स्मॉलर है उसे हम डिवाइज़र बना लें। जैसा कि मैंने यहाँ पर ए को डिवाइडेंड बनाया है और बी को डिवाइज़र बनाया है, तो हर एक डिवाइज़र और डिवाइडेंड का कोई स्पेसिफिक कोशेंट और रिमाइंडर तो होता ही है और वो स्पेसिफिक होता है। और ये तब तक आपने डिवाइड करना है ए को जब तक हमें जो रिमाइंडर आर है वो बी से छोटा ना मिल जाए। ठीक है, जैसे ही हमें आर जो है वो रिमाइंडर बी से छोटा मिलेगा, हम एट द स्पॉट ये चीज़ कह सकते हैं कि जो हमारा आर है वो क्यू ये हर एक ए और बी ए बी के लिए यूनिक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई मज़ीद करते हैं कि लेट्स सपोज कि अगर मैं जो ए है वो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ वो बी से बड़ा है। ठीक है, मैंने सपोज कर लिया ए बी से बड़ा है और मैं यहाँ पर जो ए ले लेता हूँ वो मैं 56 ले लेता हूँ और जो मैंने बी लिया है वो 10 लिया। तो ए जब 56 और बी 10 ये दो इंटीजर्स हैं, हाँ इसके कोई ना कोई स्पेसिफिक क्यू और आर होगा और वो स्पेसिफिक होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने राइट साइड पे डिवाइड किया है। 56 बड़ा था, 56 डिवाइडेड बना, 10 डिवाइजर बना, 10 5 जार 50 हो गया एंड 6 रिमाइंडर बचा। लकीली जो हमारा रिमाइंडर था वो इन द फर्स्ट स्टेप ही डिवाइज़र से छोटा हो गया है, तो हम इसे मज़ीद प्रोसीड नहीं करेंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। तो जो अब ये हमारा क्वेश्चन में है ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 5 जार 50 एंड देन जो रिमाइंडर है वो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, होपफुली अब आप समझ चुके होंगे कि ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर क्या चीज़ है। इसे अब आपने माइंड में रखना है। मोर ओवर अब हम अपना थ्योरम का प्रूफ जो है वो शुरू करते हैं। थ्योरम के प्रूफ शुरू करने से पहले जस्ट एक चीज़ और है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू। बी क्यू इधर पॉजिटिव है, ऑन द बाय शिफ्टिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये माइनस बी क्यू बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जो है हमें प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो इसको मैं यहाँ पर राइट साइड पे रख देता हूँ। मोर ओवर अब स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि आर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू और ये जो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है ये बेसिकली चीज़ क्या है। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कंसीडर कर लेते हैं एक साइड, जैसा कि हमने वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल में जब आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को प्रूव करने लगे थे वहाँ पर भी हमने एक सेट सपोज किया था। यहाँ पर भी हम एक सेट सपोज करेंगे। मैंने सेट का नाम ए लिया है, आप बी सी जो आप वट एवर यू वांट इट टू बी जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसके एलिमेंट्स होंगे इस तरह के कि ए माइनस बी क्यू, इस तरह की शेप शक्ल के जो होंगे ना इसके एलिमेंट्स होंगे, सारे मेंबर्स इसके इस शेप के होंगे या इस सेंटेंस में कह सकते हैं आप सच डैट दिस। इस लाइन का जो मतलब है, ये मैंने जो फॉर्म लिखी हुई है ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ठीक है, इस सिंबल का जो मकसद होता है ये बिल्कुल जो आई की तरह आपको लग रहा है, इसका मतलब होता है सच डैट। ठीक है, जो ए माइनस बी क्यू है उसके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि वो ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 है, और जो यहाँ पर Q है हमारे पास ए और बी तो हमारे पास गिवन होगा, और जो हमारे पास Q हम लेंगे वो हमेशा ईच एंड एवरी टाइम बिलोंग करेगा इंटीजर को। ठीक है, मैंने एक ऐसा सेट कंसीडर कर लिया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं Q इंटीजर को बिलोंग करेगा, ए और बी हमारे पास गिवन होंगे। आप इन तीनों को अगर 0 ही क्यों ना पुट कर लें तब भी कभी भी ए एम्प्टी सेट नहीं होगा, तब भी उसका 0 ही सही मगर एलिमेंट ज़रूर होगा। तो क्लियरली हम कह सकते हैं क्लियरली ए इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट।
अगर ए एम्प्टी सेट नहीं है तो ए के ऊपर हम वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की 2 ही कंडीशंस हैं। अगर आपको वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कहता है कि जैसे भी हम कोई 2 सेट्स ले लेते हैं, एक सबसेट है, दूसरा सेट है। जो सबसेट है, सबसे पहली चीज़ है वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ये एक कंडीशन पूरी हो गई है। दूसरी कंडीशन वो कहता है कभी भी वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। वो भी हम देख सकते हैं कि ये एम्प्टी नहीं होगा। इसका मतलब जो ए है इसके ऊपर हम वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। ए के ऊपर वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ए हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट नेम्ड एज आर। ए का कोई लीस्ट एलिमेंट होगा, मैंने उसको आर कह लिया, आप उसको जो मर्जी रख लें, मैंने क्योंकि अपने प्रूफ के अकॉर्डिंग मैंने उसे आर रख लिया। तो इसका मतलब सिंपली मैं ये भी कह सकता हूँ कि आर जो है वो ए से बिलोंग करता है, और मोर ओवर आर से छोटा ए में कोई एलिमेंट नहीं है। लीस्ट एलिमेंट का यही मकसद होता है। अब जो हमारा प्रूफ है, हम पहले एग्जिस्टेंस प्रूव करेंगे, देन हम यूनिकनेस प्रूव करेंगे। यहाँ पर 2 चीज़ें हमने प्रूव करनी है इस थ्योरम में। पहले नंबर पे कि वो क्यू और आर किसी भी ए और बी के लिए एग्जिस्ट करते हैं और वो यूनिक हैं। सबसे पहले एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए मैं ये जो हमारी ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर इक्वेशन है, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। मैंने स्प्लिट किया है इसको पहले पार्ट में, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, मगर इनइक्वालिटी आप देख सकते हैं दोनों में चेंज है। एक पहली इनइक्वालिटी में मैंने प्रूव करना है कि आर इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0, और दूसरी इनइक्वालिटी में मैंने प्रूव करना है आर इज लेस दैन बी। ठीक है, मैं पहले इन दोनों को प्रूव कर दूंगा। अगर ये दोनों प्रूव्ड हैं देन इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वही हमारी जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। देन सिर्फ यूनिकनेस बाकी बचेगी। ठीक है, अभी हम एग्जिस्टेंस प्रूव कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस शुरू करते हैं। सो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, हम ये चीज़ प्रूव करने लगे हैं। वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू आर, यहाँ पर जो चेंजेस हुई हैं वो ये है कि आर बिलोंग्स टू ए, जैसा कि मैंने पहले बताया था। एंड यहाँ पर हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एक चीज़ आर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू, ये अपने माइंड में रखना है। ठीक है, अब मैंने वही इस तरह यहाँ पर उठा के मैंने पुट किया है, और इसको यूज़ करके हम इस पार्ट का प्रूव करने लगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं R इज इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू। ए माइनस बी क्यू की जो फॉर्म है वो एग्जैक्टली ऐसी ही फॉर्म है जैसे कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की है। मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट है वो इस फॉर्म का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो R है वो सेट ए का एलिमेंट है। ये जो चीज़ हमें वेल नोन है पहले है, और वो लीस्ट एलिमेंट है। ठीक है, और एक चीज़ जो हमें इस सेट से पता लगी है वो ये है कि ए माइनस बी क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इसका मतलब ये जो R है ये भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हुआ। क्यों? उसकी वजह ये है अगर ये राइट हैंड साइड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वालिटी को मेंटेन रखते हुए वो भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ही होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा R है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये इतना कोई खास रॉकेट साइंस नहीं थी। ये जो इसका पहला पार्ट है जो कि जिसको मैंने इतने हिस्से में स्प्लिट किया था वो तो यहीं पर प्रूव हो चुका है। होपफुली काफ़ी लोग पहचान भी गए होंगे। अब मैंने माइनस बी क्यू है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो हमें मिल जाएगा ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये और ये चीज़ जो है बिल्कुल सेम लिखी हुई है। इसके अंदर मैंने कहा है आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और इसके अंदर भी यही कहा गया है कि आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सिंपल चेंज कर दिया है और उनकी लोकेशन चेंज हुई है, और कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। ठीक है, इसका मतलब है हमने इतना जो पार्ट था ये ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ये प्रूव कर लिया। अब इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं, एग्जिस्टेंस के दूसरे पार्ट को प्रूव करने के लिए चलते हैं। इसका दूसरे पार्ट में हमने प्रूव ये करना था कि ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है वेयर आर इज लेस देन बी। ठीक है, हमने इसके दूसरे पार्ट में ये प्रूव करना था। इसका दूसरा पार्ट विद द हेल्प ऑफ मैं कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करूंगा। अब जिस शख्स को कॉन्ट्राडिक्शन का नहीं पता उसे मेरा लेक्चर नंबर 1 ऑन दिस एसपी मलिक बुक देखना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन की मैंने उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी है। थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ कि कॉन्ट्राडिक्शन ये चीज़ है कि हम जो चीज़ प्रूव करने लगे हैं उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट कंसिडर करते हैं। उसके अंदर कोई चीज़ सस्पिशियस हमें अगर जैसे ही मिलती है जो कि सही नहीं है, हम एट द स्पॉट कह सकते हैं हियर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन एंड आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ प्रूव करनी थी कि आर छोटा है बी से, मगर मैं सपोज क्या कर रहा हूँ कि आर बड़ा है और बराबर है बी के। ठीक है, एग्जैक्टली ऑपोजिट मैं इस चीज़ को प्रूव करने लगा हूँ। ये चीज़ तो हमारी ऑलरेडी प्रूव हो गई है।
अब इस चीज़ के प्रूफ के लिए मैंने r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b लिया हुआ है। अब मैं b को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा तो इनइक्वालिटी को खास फर्क तो पड़ेगा नहीं, कि r माइनस बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस पार्ट में भी मुझे r की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। r इज़ इक्वल्स टू है a माइनस बी क्यू। तो r की अगर मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ, जब भी पूरी वीडियो में जब भी कोई लेटर आपको मेजॉरिटी में या एकदम ब्लैक और साथ ब्लू लिखा नजर आए, वहाँ पर मैंने किसी चीज़ की वैल्यू पुट की है। ठीक है, ये बात याद रखें। r जो मैंने यहाँ पर r की वैल्यू पुट की है, जो कि हमने यहाँ से इवेल्यूएट करवाई थी, r आ गया है a माइनस बी क्यू और माइनस एज इट इज़ आया है माइनस बी आ गया इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस साइड से इन दोनों एलिमेंट्स में b कॉमन है, तो मैंने b कॉमन ले लिया, माइनस बी कॉमन आ गया, a माइनस बी इंटू क्यू प्लस 1। अब आपकी थोड़ी सी इंटेलिजेंस की यहाँ पर ज़रूरत है। अब ज़रा थोड़ा सा बैकवर्ड आए। हमने एक सेट लिया था a माइनस बी क्यू फॉर्म का। हमने कहा था सेट a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो a माइनस बी क्यू फॉर्म के हैं। ठीक है, जहाँ पर जो q है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, मतलब q1 भी हो सकता है, q प्लस 1 भी हो सकता है, q प्लस 2 भी हो सकता है, q कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, q माइनस 1 भी हो सकता है, q माइनस 2 भी हो सकता है, q खुद भी हो सकता है। ठीक है, q0 भी हो सकता है। अब हमने कुछ ऐसा सेट सपोज किया था। अब आप ज़रा कंसिडर करें कि अगर मैं यहाँ पर q पुट कर दूँ q प्लस 1, वो भी एक इंटीजर है ना, क्योंकि q अगर एक इंटीजर है तो q प्लस 1 भी एक इंटीजर होगा। अब अगर मैं इस चीज़ को देन इस चीज़ के साथ इक्वेट करने की कोशिश करूं, जो कि मेरे इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो आप देख सकते हैं कि a माइनस बी टाइम्स q प्लस 1 भी a का एलिमेंट ही होगा। ठीक है, आपको दोबारा रिकॉल करवाता हूं कि ये हमने e का एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड फॉर्म ली कि सारे एलिमेंट्स इस फॉर्म के होंगे, जहां पर जो q होगा वो z के साथ बिलोंग करेगा। z हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो अगर मैं q को q प्लस 1 के साथ रिप्लेस करता हूं तो वो यही चीज़ बन जाएगी। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये भी सेट a के से बिलोंग ज़रूर करेगी। ठीक है, अब ये एक मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट लिखा हुआ है, ये फैक्चुअल थिंग है। मेरे पास एक r है, r कोई भी एक नंबर ले लें, और मैंने b आपके देख सकते हैं मैंने स्टेटमेंट में लिया था कि b जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, b जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब मैं r माइनस बी कर देता हूँ, मतलब किसी एक चीज़ में थे कोई चीज़ माइनस कर देता हूँ, जो चीज़ मैं माइनस कर रहा हूँ वो पॉजिटिव है। तो ये एक फैक्चुअल थिंग है कि r माइनस बी इज़ ऑलवेज लेस देन r। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास जो r है वो 3 है और b जो है वो 2 है। ठीक है, तो 3 इज ग्रेटर देन 1 बाय सॉल्विंग दिस साइड एंड पुटिंग द वैल्यूज 3 इज ग्रेटर देन 1। तो ये चीज़ एक फैक्चुअल थिंग है। अब ये चीज़ काम कहाँ पर आएगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर लेना है। अब मैं वापस अपनी प्रीवियस पॉइंट पे आता हूँ कि a माइनस बी टाइम्स q प्लस 1 जो है, ये हिस्सा जो है ये बिलोंग करेगा किसको, हमेशा a को बिलोंग करेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड एलिमेंट है ये बिल्कुल वैसे ही उसकी शेप बन गई है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a माइनस बी टाइम्स q प्लस 1 बिलोंग करेगा सेट a को। ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह लिया और इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कह लिया। बाकी मैं ज़रा एक्स्ट्रा थिंग्स जो है वो यहाँ से रेज अप कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है आपको अगर याद हो, अभी मैंने r माइनस बी स्टार्टिंग में लिया था। ठीक है, ये b जो था वो उस साइड पे गया था, देन r माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बना था, देन हमने ये हिस्सा एवेल्यूएट किया था। ठीक है, इसका मतलब इवेंचुअली ये जो हिस्सा है ये बराबर तो r माइनस बी के ही है ना। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो नो डाउट अभी आपको बैक करके भी दिखा सकते हैं कि ये देखें a माइनस बी क्यू प्लस 1, ये हमने वैल्यूएट कहाँ से करवा रहे हैं, ये देखें यहाँ से आया, r माइनस बी से आया। इसका मतलब a माइनस बी टाइम्स क्यू प्लस 1 बराबर है r माइनस बी के। ठीक है, होपफुली अब आप क्लियर हो गए होंगे कि मैंने यहाँ पर r माइनस बी के इस पॉइंट को इक्वालिटी के बराबर क्यों लिया हो। अब r माइनस बी इस चीज़ के बराबर है, इसका मतलब r माइनस बी अगर इस चीज़ के बराबर है और ये चीज़ a का एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि r माइनस बी भी a का एलिमेंट है। यही बात है ना। अब यहाँ पर थोड़ी सी अगेन आपकी इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा था कि r a का मेंबर है, ये बात सच है। एक चीज़ और हमने स्टार्टिंग में कंसीडर की हुई कि r a का लीस्ट एलिमेंट है, r से छोटा कोई एलिमेंट a में बिलोंग नहीं करता। ठीक है ना, ये वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है।
अब यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप ध्यान से देखें, मैंने कहा कि r माइनस बी जो है वो r से छोटा है। इसका मतलब r माइनस बी कभी भी a से बिलोंग नहीं कर सकता। मगर अगर आप इक्वेशन नंबर 2 देखें, उसमें आप देख सकते हैं कि r माइनस बी जो है वो तो बिलोंग कर रहा है a से। इसका मतलब बाय क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वी कैन से दैट हियर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि दो हमें ऐसी थिंग्स मिल चुकी हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नाउ हियर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने सपोज किया था, ये चीज हमने सपोज की थी, अगर आपको याद हो प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से पहले जो लिखा हुआ है, तो ये जो है ये गलत है। इसका मतलब जो चीज़ हमने सपोज नहीं की, मतलब इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट यही चीज़ बनती है, तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल ठीक है। होपफुली आपको समझ आ रही। अब जो है अगेन रेज अप करते हैं एक्स्ट्रा थिंग्स फ्रॉम द बोर्ड। रेज अप करने के बाद हमने ये दोनों चीज़ें सक्सेसफुली प्रूव कर दी हैं। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम इस चीज़ को बना सकते हैं। इसका मतलब हमने ये आप देख सकते हैं एग्जिस्टेंस रेड कलर का मार्क कर दिया, मैंने एग्जिस्टेंस प्रूव कर दी है, क्योंकि मैंने कहा था अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, इन दोनों को देन कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है इवेंचुअली हमें मिल जाएगी। एग्जिस्टेंस प्रूव हो चुकी है कि हाँ भाई क्यू और आर कोई ऐसे इंटीजर्स ज़रूर हैं जो किसी ए और बी के लिए पाए जाते हैं जहाँ पर बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना, ये चीज़ आप देख चुके हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हमने इसकी यूनिकनेस प्रूव करनी कि ये यूनिक है, मतलब कोई और क्यू और आर नहीं है, हर ए और बी के लिए। जैसा कि आपने देखा था मैंने एग्जाम्पल में, वहाँ पर मैंने जो ए था वो 56 लिया था, बी जो था वो 10 लिया था, 10 बी है था और जो ए था 56 था। हर ए बी के लिए क्यू एंड आर रिस्पेक्टिव होते हैं, वो चेंज नहीं होते। उसके लिए क्यू 5 था और आर जो था वो 6 था। ठीक है, इसका मतलब है हमने अब ये प्रूव करना है कि हर ए और बी के लिए जो क्यू एंड आर है वो यूनिक है। वो ये नहीं कि इस क्वेश्चन में कुछ हो रहा है और अगले क्वेश्चन में ए और बी वही रहे मगर क्यू और आर चेंज है। नो नो नो, ईच एंड एवरी टाइम क्यू एंड आर एग्जिस्ट करेंगे और वो क्या होंगे, यूनिक। अब हम जो प्रूव करने लगे हैं वो है यूनिकनेस। सो स्टार्ट करते हैं। यूनिकनेस प्रूव करनी है हमने। यूनिकनेस प्रूव करते हुए आप लोगों ने ज़रा थोड़ा सा आपकी कॉन्ट्राडिक्शनी आप प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी कि हम कॉन्ट्राडिक्शन आपको पता है कि क्या होती है, ऑपोजिट सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कॉन्ट्राडिक्शन के ज़रिए भी यूनिकनेस प्रूव कर सकते हैं, मगर उसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लग जाएगा। हम एक शॉर्टकट मेथड ले रहे हैं। मैंने सपोज कर लिया है कि कोई और इंटीजर पाए जाते हैं। ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्शन ही एक किस्म की आप ये कह सकते हैं। हमने कहा था कि यूनिक है। ठीक है ना, हमने कहा था यूनिक है। मैंने कहा कि यार ये यूनिक नहीं है, मैं सपोज कर लेता हूँ उसी ए और बी के लिए कोई और क्यू और आर ज़रूर पाए जाते हैं। ठीक है ना, मैंने उनको मार्क कर लिया एज क्यू डैश और आर डैश, और क्यू डैश और आर डैश कोई और इंटीजर हैं जो उसी ए और बी के लिए पाए जाते हैं इस क्यू और आर के अलावा। ठीक है ना, ये क्यू और आर के अलावा ये क्यू डैश और आर डैश कोई और आर्बिट्ररी इंटीजर्स हैं, कोई भी इंटीजर हैं। लेट्स सपोज, हमें कोई इतनी ज़्यादा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं कि इंटीजर कैसे इंटीजर्स हैं। अब ये चीज़ मैंने सपोज कर ली है, क्यू डैश एंड आर डैश भी इस चीज़ को होल्ड करते हैं। एक चीज़ जो हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि क्यू और आर तो होल्ड करते ही करते। ठीक है ना, वो भी मैं यहाँ पर रोड डाउन कर लेता हूँ कि ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है और आर जो है वो लेस देन बी है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस दोनों इक्वेशंस में और इन दोनों इक्वालिटीज़ में, इस दोनों इक्वालिटीज़ में से भी हम कोई चीज़ ड्राइव करेंगे भी और इन दोनों इक्वेशंस में भी हम कोई चीज़ अभी ड्राइव करने लगे हैं। आप ज़रा ध्यान से देखें, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो ए के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो इसकी दोनों राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर ज़रूर हों। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को आपस में बराबर लिख दिया, बी क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू बी क्यू डैश प्लस आर डैश। ठीक है, अब बी क्यू डैश जो है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ और जो हमारा आर है इसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंदर से अगर मैं बी कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास जो बचता है वो है बी टाइम्स क्यू माइनस क्यू डैश इज इक्वल्स टू आर डैश माइनस आर।
ठीक है। अब हमने याद रखना है कि आपने यूनिकनेस प्रूव करनी है, ये चीज़ नहीं आपने भूलनी कि हम इसकी क्या प्रूव कर रहे हैं। हम यूनिकनेस एग्जिस्टेंस हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। b टाइम्स q माइनस क्यू डैश इज इक्वल टू r डैश माइनस r। अब ये जो दो इनइक्वालिटीज़ हैं, इनसे पहले आपको चंद एक चीज़ें मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप यहाँ पर एक सेकंड देख सकते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक इंटीजर है x, ठीक है, और एक और इंटीजर है लेट्स से y, ठीक है। मेरे पास ऐसे दो इंटीजर हैं x और y। अगर मैं x का भी मोड ले लेता हूँ और ऑन द अदर हैंड मैं y का भी मोड ले लेता हूँ, ठीक है, तो असूलन तो इनको कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इक्वालिटी तब भी होल्ड करेगी। ये बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि अगर मैं दोनों का मोड भी ले लेता हूँ तो इक्वालिटी तब भी होल्ड कर जाएगी। चल, ये चीज़ होपफुली आप समझ गए होंगे ना। चलते हैं अब वापस अपनी प्रेजेंटेशन। इसी तरह मैंने यहाँ पर किया, मैंने दोनों साइडों पर मोड ले लिए, ठीक है, तो तब भी इक्वालिटी को कोई फर्क पड़ना तो नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमने अभी देखा कि कोई भी इंटीजर ले लूँ x एंड y, अगर दोनों साइडों पे मैं मोड ले लेता हूँ तो इक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने दोनों साइड्स पर मोड ले रही है, b का भी मोड ले लिया है, q माइनस क्यू डैश का भी मोड ले लिया और r डैश माइनस r का भी मोड ले लिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कहा था कि अब हमने दो इक्वेशन से ये चीज़ एवेल्यूएट कर ली है। अब मैं दो इनइक्वालिटी को इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ ड्राइव करने लगा हूँ। अगेन आपकी थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है। मुझे पता है आर डैश भी लेस देन बी है और आर भी लेस देन बी है, ठीक है। दो टर्म्स ऑलरेडी लेस देन बी है। अगर इन दोनों को मैं माइनस करवाऊँ तो जो चीज़ निकलेगी वो भी लेस देन बी ही होगी, ठीक है। ये अगेन थोड़ी सी आपकी सपोजिशन और आपकी कॉन्ट्रडिक्शन की थोड़ी सी मतवज्जा हूँ मैं, ठीक है। वो ये है कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एक एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि आर डैश में सपोज कर लेता हूँ, क्योंकि हमने आर डैश और आर फिलहाल कंसिडर किए हुए हैं कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो लेट्स से मैं कह सकता हूँ कि आर डैश जो है वो मेरे पास 3 है और जो मेरे पास बी है वो 5 है, ठीक है। और मैं जो r है ये कह देता हूँ कि मेरे पास r जो है ये 4 है, ठीक है, और ये जो है ये भी लेस देन 5 है, ठीक है। इसका मतलब आगे जो है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब कह लो कि 3 माइनस 4 क्या निकलेगा, -1, वो भी लेस देन 5 होगा, ठीक है ना। अब यही चीज़ मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, तो होपफुली आप समझ जाएंगे। सो आर डैश भी लेस देन बी है और आर भी लेस देन बी है, तो इनका जो डिफरेंस है वो भी इवेंचुअली लेस देन बी ही होगा, इजंट इट। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ी सी अगेन कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, इक्वालिटी के दोनों साइड पे मैं मोड डाल दूंगा, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। मोर ओवर अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मोड डालूंगा तो मेरा नहीं ख्याल इस सिचुएशन में कोई इतना खास फर्क पड़े। आर डैश माइनस आर इज लेस देन बी है, तो मैंने इक्वालिटी के ऑन द बोथ साइड्स ये मोड डाल दिया। मोड का आपको बता देना चाहता हूँ कि मोड ऐसी चीज़ होती है कि इसके अंदर अगर कोई नेगेटिव टर्म आ जाती है तो वो उसे पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं कि देखें, अब r डैश माइनस आर लेस देन बी है, ठीक है ना, और r डैश माइनस आर इसके बराबर है। अगर r डैश माइनस आर लेस देन बी है तो इक्वालिटी कहती है जो चीज़ इस तरफ है वही चीज़ इस तरफ भी है। अगर ये हिस्सा लेस देन बी है तो इसका एक ही मतलब है कि ये वाला हिस्सा भी लेस देन बी है, ठीक है। आई होप सो आप समझ चुके होंगे कि अगर ये पार्ट लेस देन बी है, ये इनइक्वालिटी कह रही है, तो इसका मतलब है कि ये हिस्सा भी लेस देन बी है। अब इसको लिख दिया है मैंने इनइक्वालिटी को। इक्वालिटी को मैंने इक्वालिटी में चेंज कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी की और इस इक्वेशन की मदद से मैंने इसे अब इनइक्वालिटी में चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं दोनों साइडों पर b का मोड है, मैंने दोनों साइडों पे कैंसिल आउट करवा देता हूं, तो मेरे पास जो रिमेनिंग चीज़ बचती है वो ये है कि मोड ऑफ q माइनस क्यू डैश इज लेस देन 1, ठीक है ना। अब मैं फिर से अगेन एक्स्ट्रा चीज़ें जो वाइट बोर्ड थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रा रेज अप हो जाएंगी। रेज अप हैं तो ये चीज़ हमें r की वैल्यू निकालने में मदद देगी। ये चीज़ i कहाँ से है, आप फिर ज़रा ध्यान से देखें कि मैंने कौन सा पोर्शन जो है वो
कैलकुलेट किया है कि दोनों साइड जब ये ए के बराबर थी तो मैंने जो दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वालिटी में रखा, इस इक्वेशन को आपने याद रखना है, ठीक है। q माइनस क्यू डैश इज लेस देन 1 है, ठीक है ना, ये चीज़ हमें पता है। अब हमें पता है कि मोड कभी भी, मोड का जवाब जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इस चीज़ के बारे में तो हम जानते ही हैं कि मोड कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा, मोड हमेशा उसे पॉजिटिव कर देगा। ये वो वाला मोड नहीं है जो कि हमारी प्रीवियस वीडियोस में हम बात करते नहीं हैं, वो दूसरा मॉड्यूलो है, वो मॉड्यूलो है, ये मोड है। ये मोड है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म आती है। लेट्स सपोज कि मैं आपको एक नेगेटिव टर्म लेके दिखाता हूँ कि मैं इधर -3 ले लेता हूँ और -3 का अगर मैं मोड लूँ तो ये जो है ये बराबर आ जाएगा 3 के, ठीक है। और अगर मैं 3 का मोड लेता हूँ तो ये बराबर आ जाएगा 3 के। अंडरस्टैंड? इसका मतलब पॉजिटिव टर्म है तो मोड का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, मगर अगर टर्म है नेगेटिव तो मोड उसको हमेशा पॉजिटिव कर देगा। अब इस चीज़ को आपने दिमाग में रखते हुए ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर तवज्जो देनी है कि q माइनस क्यू डैश का मॉड इज लेस देन 1। 1 से छोटी क्या वैल्यू हो सकती है? 1 से छोटी वैल्यू हो सकती है -1, -2, -3, -4, 0 भी हो सकता है, 1 से छोटा है वो भी, एंड अप टू सो ऑन। मगर यहाँ पर आप ध्यान दें, इस टर्म की कभी भी वैल्यू माइनस आ ही नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि हम मॉड ले रहे हैं। अब वो कौन सा नंबर है जो 1 से छोटा है और नेगेटिव नहीं है, ठीक है, तो वो एक ही नंबर है, वो है 0, ठीक है। 0 1 से छोटा भी है और वो नेगेटिव भी कंसीडर नहीं किया जाता। इसका मतलब जो q माइनस क्यू डैश है ये किसके बराबर हो गया? ये 0 है। अंडरस्टैंड? यहाँ पर थोड़ा सा मैं अगेन रिकॉल करवाता हूँ, q माइनस क्यू डैश का मोड है, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती तो वो कौन सा नंबर है जो 1 से छोटा हो और उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, उसकी वैल्यू नेगेटिव, उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं लगता, तो वो एक ही नंबर है, वो है 0, ठीक है। अब माइनस क्यू डैश को मैं अगर मैं राइट हैंड साइड पे मैं शिफ्ट कर दूं तो क्यू डैश इवेंचुअली मुझे किसके बराबर मिल गया? क्यू के। इसका मतलब है जो कोई भी इंटीजर हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था क्यू डैश, वो आ जाके किसके बराबर निकल आया है? क्यू के ही बराबर निकल आया है। इसका मतलब इस चीज़ में डिवीजन एल्गोरिदम में जो हमारा क्यू है और कुछ होना हो वो ज़रूर यूनिक है, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। मैं क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करने लगा हूँ। क्यू डैश की वैल्यू मेरे पास क्यू निकली है तो मैंने ये देखें क्यू डैश की जगह क्यू की वैल्यू पुट कर दी है। बी क्यू दोनों साइडों पे कैंसिल आउट हो गए हैं और इवेंचुअली मुझे मिल चुका है r इज इक्वल्स टू r डैश। सो डिवीजन एल्गोरिदम का प्रूफ हो चुका है। हमने सक्सेसफुली यूनिकनेस भी प्रूव कर दी है। क्यू एंड आर यूनिक फॉर एवरी इंटीजर a एंड b, ठीक है। यूनिक है ये, एग्जिस्टेंस भी, यूनिकनेस भी प्रूव हो चुकी है और एट द लास्ट डिवीजन एल्गोरिदम हमने प्रूव कर दिया है। डिवीजन एल्गोरिदम, होप you like the video. If you like it, share it with your friends. Remember us in your prayers. Allah Hafiz and